हाय एवरीवन, वेलकम टू कशिश एक्सप्लेन्स। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने फीचर्स पढ़ी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स, जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। जब बच्चों को ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा टाइप ऑफ प्लान आएगा यहाँ पे, क्योंकि सब एक जैसे हैं। ठीक है, तो हम इसकी आज सारे की जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके इसकी कन्फ्यूजन होंगी, वो सारी दूर हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ प्लान्स में देखो, सबसे पहले दो तरह के टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं। एक होते हैं स्टैंडिंग यूज प्लान्स, एक होते हैं सिंगल यूज प्लान्स। स्टैंडिंग यूज प्लान्स होते हैं आपके जो स्टील वाले जो ग्लासेस आप यूज करते हो घर पे, स्टील वाले बर्तन, जिसको आप क्या करते हो, यूज करते हो, देन उसको वॉश करते हो, देन उसको दोबारा यूज करते हो। सिंगल यूज प्लान्स कौन से होते हैं? जो आपके डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स होती है, जिसको आप एक बार यूज करते हो, उसके बाद कहाँ पे जाते हैं, डिस्पोज ऑफ, मतलब कि हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे जो स्टैंडिंग यूज प्लान्स होते हैं, वो ऐसे प्लान्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, देन हम सेकेंड टाइम के लिए उसी प्लान के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफाई करते हैं, अल्टरेशंस करते हैं, उसी प्लान्स को दोबारा यूज करते हैं। सिंगल यूज प्लान्स आर दोज प्लान्स जो सिर्फ एक ही टाइम यूज होगा, ओनली वन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक बार ये यूज होगा, उसके बाद ये कभी भी सेम नहीं यूज होगा, हमेशा चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो आपकी स्टैंडिंग में आपके पास, और एक और बात, अगर आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स की ग्रिप बनानी है, टाइप्स ऑफ प्लान्स को अच्छे से पढ़ना है कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसके जितने भी कीवर्ड्स मैं आज करवाऊंगी वो सारे के सारे आप नोट डाउन कर लो, ताकि आपको जब एग्जाम आए तो कोई भी दिक्कत ना आए। हर एक प्लान के एटलीस्ट 3 और 4 कीवर्ड्स हैं। अगर आपने वो 3 और 4 कीवर्ड्स अपने दिमाग में बिठा लिए तो आपका टाइप्स ऑफ प्लान्स की केस स्टडी कभी भी गलत होगी ही नहीं। तो स्टैंडिंग में आपके पास 4 है आपके सिलेबस में, जो हम आगे कीवर्ड्स के साथ पढ़ेंगे। नेम सुन लो कौन कौन से: पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल। 4 स्टैंडिंग प्लान्स है आपके। और एक और थिंग, जब आपको केस स्टडी आएगी, केस स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ प्लान, तो आपको नीचे लिखा होगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान। तो आपने इन दोनों में से नहीं बताना है कि स्टैंडिंग है सिंगल है, आपने इनमें से बताना है कि कौन सा सब हेड है। इसको साथ में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोसीजर है वहां पे उस केस स्टडी में, तो आप प्रोसीजर ब्रैकेट में लिख सकते हो कि स्टैंडिंग है, लेकिन आपको जो मार्क्स अलॉट होने हैं वो प्रोसीजर लिखने के होने हैं, ना कि स्टैंडिंग लिखने के होने। ये आप एडिशनल अलग से लिख सकते हो उनको बताने के लिए कि हमें पता है, अदरवाइज आपको जो मार्क्स अलॉट होने हैं आपके सब हेड्स के ही होने हैं। ठीक है, तो 4 आपके सब हेड स्टैंडिंग के अंदर है, 3 आपके सब हेड सिंगल के अंदर है: प्रोग्राम, बजट एंड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए कि सिंगल में ये 3 आते हैं। प्रोजेक्ट की आपके सिलेबस में एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको केस स्टडी में नहीं आएगा कभी भी प्रोजेक्ट। ये सिर्फ आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए पता होना चाहिए कि अगर आपको कहीं पे एमसीक्यू में प्रोजेक्ट आ गया ऑप्शंस में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सिंगल यूज प्लान, दैट्स इट। उसके बाद 2 ऐसे प्लान्स होते हैं जो ना ही सिंगल में फिट हो पाते हैं और ना ही स्टैंडिंग में फिट हो पाते हैं, वो है आपके पास ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी ना ही आपका सिंगल यूज प्लान्स है और ना ही आपके स्टैंडिंग यूज प्लान्स है। अब आपके टोटल सब हेड्स कितने हो गए? 4 आपके स्टैंडिंग के अंदर है, 2 आपके जो आपको एक्सप्लेनेशन में करने, 5, 6 सिंगल के अंदर है, 7, 8, टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स है। इन्हीं 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स में से आपके क्वेश्चन का वो आंसर होगा। क्लियर है? अब स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, जो आपके ना ही सिंगल में आते हैं और ना ही स्टैंडिंग में आते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? गोल एंड रिजल्ट। अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया हमारा, हमने सोचा था कि हमने इस साल 10% सेल बढ़ानी है, अगर तो वो फुलफिल हो गया तो वो अगले साल तक नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स, है ना, कुछ और बनाएंगे। अगर वो नहीं फुलफिल हुआ तो उसी 10% सेल में कुछ ना कुछ चेंज करके हम अगले साल दोबारा उसको लेके जाएंगे ताकि हम उसको फुलफिल करें। तो इसलिए ना ही ऑब्जेक्टिव स्टैंडिंग में आता है और ना ही सिंगल में आता है। हम उसको मल्टीपल टाइम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव के कीवर्ड्स देखो क्या है। सबसे पहले कीवर्ड क्या है? एंड रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलवेज डिटरमाइंड विद द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट का मतलब क्या है कि हम करना क्या चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने +2 में 95 प्लस स्कोर करना है, दैट इज अवर एंड रिजल्ट। कि 1 साल बाद, +2 के 1 साल बाद हमारा ये रिजल्ट होना चाहिए।
न्यूमेरिकल टर्म्स में होगा ऑफ कोर्स मुझे 95 अबव जाना है, मुझे 10% सेल्स बढ़ाने, क्यों? हाँ हो सकता है क्वालिटेटिव भी, बट हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम क्वांटिटेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर क्वांटिटेटिव हम सेट करते हैं तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमने पिछले साल इतना स्कोर करा था, तो अब इस साल 8th में मेरा 85 आया था, अब मुझे 9th में 90 लेके आना है। तो मैंने न्यूमेरिकल में रखा था, इसलिए मैं उसको कंपेयर कर पाई कि मैं पिछले 8th से ज्यादा हुई या नहीं हुई। तो हमेशा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किस फॉर्म में होता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। आपको केस स्टडी में अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ हो रहा है या परसेंटेज फॉर्म में कुछ दे दिया है, वो किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव की ही बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल वाले ओनली 2 हैं, एक न्यूमेरिकल वाला ऑब्जेक्टिव है और एक न्यूमेरिकल वाला बजट है, हम बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ ये दोनों में न्यूमेरिकल टर्म्स आती हैं और किसी में न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं आती। गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या करता है? ओवरऑल प्लानिंग को क्या करता है? गाइड करता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल वही सेम, अगर मैंने बोला है कि मैंने अपनी +2 में 95 अबव लेके आने हैं, तो दैट इज द गाइड कि मैं पूरे साल क्या करूंगी। 95 को सोच के मैं सारी प्लानिंग कर रही हूँ कि मैंने दिन में इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे सेल्फ स्टडी में देने, इतने घंटे मैंने ट्यूशन पे देने हैं, इतना मैंने ये करना है, इतना मैंने ये करना है। अगर वो मेरा गोल सेट है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव सेट है, तो वो मेरी ओवरऑल प्लानिंग को क्या करेगा? गाइड करेगा। उसके बाद आता है हमेशा किस फॉर्म में होगा? क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा। एंड पॉइंट बोला जाता है, लास्ट गोल ऑफ द फॉर्म। तो दीज आर द कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई कि उसमें ऑब्जेक्टिव फिट हो रहा है उस केस स्टडी में या फिर नहीं हो रहा। अगर इनमें से तुम्हें एक भी वर्ड वहां पे मिल गया, आपको एक भी चीज इससे मैच करती मिल रही है, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं स्ट्रेटजी। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी क्या होता है? हम स्ट्रेटजी कब लगाते हैं? आपने देखा होगा कोई गेम प्ले है हमारा, हमने भी स्ट्रेटजी लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि मैंने अपने साथ वाले से क्या जाना था? आगे जाना था। मेरा कॉम्पिटिटर था वहां पे 10 जाने थे एक गेम को खेलने के लिए। अब मैं कैसे जीतूं? अगर मैं कुछ उन 9 में से कुछ अलग स्ट्रेटजी लगाऊं, है ना। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि हम वो कॉम्प्रीहेंसिव प्लान यूज करें। कॉम्प्रीहेंसिव प्लान का मतलब होता है कि जिसको हम प्रॉपर हर एक चीज को एनालाइज करके एक प्लान बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने कॉम्पिटिटर से क्या जाना है? आगे जाना है। मैंने लॉन्ग टर्म का सोच रही हूँ, मैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ये मेरा। क्योंकि अगर मैं ये गेम प्ले जीतूंगी तभी मैं आगे जाऊंगी, फिर मैं वो जीतूंगी तब मैं आगे जाऊंगी। तो ये स्ट्रेटजी इज अवर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म में होता है पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन चूज करते हैं कि यार अगर मैंने ये गेम प्ले जीतना है तो मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी, तो कोर्स ऑफ एक्शन को हम चूज करते हैं। तो स्ट्रेटजी के क्या क्या कीवर्ड्स है? सबसे पहले क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव प्लान। स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रीहेंसिव। जहां पे कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड मिल गया, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए वो किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेटजी की ही बात कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स वाली कोई लाइन आ गई कि अगर एबीसी लिमिटेड है, अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाने के लिए उसने ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करा, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। ब्रॉड काउंटर्स। ब्रॉड काउंटर्स का मतलब होता है कि हमने ये चीज करनी है, हमने प्रॉपर सेट करा है कि हमने फ्यूचर डिसीजंस लेने इसके बिहाफ पे। अगर हमने कोई नेक्स्ट का डिसीजन लेना है कि मैं आने वाले महीने में ये करूं, आने वाले 2 महीने में ये करूं, तो वो ब्रॉड काउंटर्स हमें फिट कर देते हैं कि आपने फ्यूचर डिसीजंस कैसे लेने हैं। इसके ऊपर अलग क्वेश्चन आ जाता है कई बार 3 मार्क्स में। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी आपको आएगा केस स्टडी। ए पार्ट में पूछेंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान, वो होगा स्ट्रेटजी। बी पार्ट में पूछेंगे कि स्टेट इट्स एलिमेंट्स या स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिफाइड प्लान। तो जहां भी आपको एलिमेंट्स वर्ड आ गया ना, तो आपको पता लगना चाहिए कि वो स्ट्रेटजी ही है, क्योंकि पूरे 8 में से किसी के भी एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटजी के एलिमेंट्स हैं जो अलग से आपको केस स्टडी में पूछ लेते हैं। अगर उनको कुछ भी नहीं उखा डालना ना, तो ये डाल देंगे वो। उन्होंने क्या करना है? ए पार्ट में उन्होंने बोलना है कि टाइप ऑफ प्लान आइडेंटिफाई करो, वो स्ट्रेटजी होगा। और बी पार्ट में उन्होंने बोलना है कि स्टेटेड एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स लिख दो। तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स सिर्फ एक ही टाइप ऑफ प्लान के, वो है स्ट्रेटजी। अब एलिमेंट्स क्या क्या है? पहला एलिमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अभी मैंने बताया कि स्ट्रेटजी में क्या होता है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, हम लंबे समय का सोच के चलते हैं। अडॉप्ट द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। कॉम्पिटिटर से आगे जाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, जैसे मैं अपनी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी चेंज कर रही हूँ, अपनी मार्केटिंग पॉलिसी चेंज कर रही हूँ, अपने फेयर प्राइसेस, अपने डिस्काउंटेड प्राइस को चेंज कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा कर रही हूँ जिससे मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे जा पाऊँ। तो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना। और एलोकेटिंग रिसोर्स नेसेसरी। हमारे जो रिसोर्सेज है, मेरे पास कैश है, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स है, कैपिटल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उन सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करना, मतलब
ऑप्टिमली एलोकेट करना, विच मीन्स कि मुझे वेस्टेज कम से कम, मेरा नुकसान, मेरा खुद का नुकसान कम से कम हो, दूसरे वाले का हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा नुकसान एज अ फर्म, मेरा नुकसान कम से कम हो कि मैं अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करूँ। तो स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव ना ही स्टैंडिंग में ना ही सिंगल में, अलग से ये दो हैं। बाकी हम ये आगे स्टडी करते हैं कि हमारा आगे ये 6 कॉल कैसे कैसे आएंगे। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी के ये कीवर्ड्स हैं हमारे पास, ये कीवर्ड्स को आपने अच्छे से उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टैंडिंग यूज प्लान्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल। हर एक की 3-3-4-4 कीवर्ड्स है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान। सबसे पहले आता है आपका पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि पॉलिसी का मतलब है कि जो हमें गाइड कर रही है, गाइडेंस फॉर ओवरऑल प्लानिंग, कि हमें ये चीज़ करनी है, ये एक्शन, मैनेजरल एक्शन, हमने ये चीज़ ऐसे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने बोला है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी, आपने सुना होगा कि चाइना में कैसी पॉलिसी होती है, 1 चाइल्ड पॉलिसी, कि हमने ये चीज़ इसको कम करनी है, हमारी जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में उसकी पॉपुलेशन को कम करना है, तो हमने ये पॉलिसी लॉन्च करी है। उसके बाद अगर आप स्कूल्स वगैरह में जाओ, आपको होता है कि ये हमारी एडमिशन पॉलिसी ये है हमारे पास, ये किसी कंपनी में भी ये हमारी एडमिशन पॉलिसी है, ये हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी है, ये हमारी सेल्स पॉलिसी के खिलाफ है। हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई सेल्स पर्सन होता है, उसको हम कुछ बोले तो वो बोलता है कि ये मेरी सेल्स पॉलिसी के खिलाफ है। सेल्स पॉलिसी के खिलाफ मतलब है कि उसको एक गाइडेंस दी गई है कि तूने अपने एक्शंस को कैसे परफॉर्म करना है, क्या तेरा दायरा है कि ये इसी दायरे में रह के तूने अपने एक्शंस को क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो क्या इसका सबसे पहले तो हमें क्या प्रोवाइड करती है, गाइडलाइंस। क्या प्रोवाइड करती है पॉलिसी, गाइडलाइंस, कि ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, 10th में आपका पेपर हुआ था बोर्ड का या कुछ भी, जब आप पेपर को स्टार्ट करते हो ना, बिल्कुल फ्रंट पे आपको कुछ गाइडलाइंस लिखी होती है कि आपने ब्लैक पेन नहीं यूज करना, आपने लाइंस ऐसे लगानी है, लास्ट वाला पेज आपने छोड़ना है, फर्स्ट वाला पेज आपने छोड़ना है। आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6 आपके 3 मार्कर्स हैं। तो ये आपके क्या है, गाइड, जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द ऑल योर मैनेजरल एक्शन। उस अकॉर्डिंग आप अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे। अगर उन्होंने बोला कि 44 टू 46 आपके 3 मार्कर्स है, आप उस अकॉर्डिंग अपने पेपर को क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे। उन्होंने लिखा है कि ब्लैक पेन नहीं यूज करना, तो आप ब्लैक पेन नहीं यूज करोगे। तो वो आपने, उन्होंने गाइडलाइंस दे दी, आपने उसी पॉलिसी के अंदर रह के अपने पेपर को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ब्रिंग इन्फॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग, हमें इन्फॉर्मेटिव पता लग जाती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें जब डिसीजंस लेना है तो ये चीजें अपने दिमाग में रख के डिसीजन लेना है। मोस्ट फ्लेक्सिबल वन, ये हमारा मोस्ट फ्लेक्सिबल, अगर आपको ये हमारा सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। उसके बाद आता है ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच मैनेजर में फंक्शन। अब उन्होंने बोला है कि ये जो हमारी पॉलिसी है वो क्या हमें बताती है, गाइडलाइंस बताती है कि आपको इसी दायरे में रह के क्या करना है, अपना काम करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप पेपर देने जाते हो, आप वहाँ पे सारी गाइडलाइंस लिखी होती है ना कि आपको ब्लैक पेन नहीं यूज करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 44 टू 46 आपके ये इतने मार्कर्स के हैं, तो आप उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने पेपर को क्या करते हो, अटेम्प्ट करते हो। मैनेजर फंक्शन करता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी। अगर मैं किसी कंपनी की मैनेजर हूँ, सेल्स मैनेजर हूँ, तो मेरे को सेल्स पॉलिसी बताई होगी, तो उसी सेल्स पॉलिसी के दायरे में रह के मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन करना पड़ेगा। गाइड्स टू मैनेजरियल एक्शन, हमारे मैनेजरियल एक्शन को कौन गाइड करता है, पॉलिसी गाइड करता है। और बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग, ये हमारा बेस है कि हम काम कैसे कर रहे हैं, दैट इज अवर बेस। उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर से आपको नेम से पता लग रहा है क्या है, सीरीज ऑफ रूटीन स्टेप्स। स्टेप्स आ रहे हैं जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की पहले ये बनेगा, फिर देन ये होगा, 3rd स्टेप ये होगा, 4th स्टेप ये होगा, 5th स्टेप ये होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और सीक्वेंस, पॉलिसी और प्रोसीजर आपस में क्या इंटरलिंक्ड है। अगर पॉलिसी बनेगी, हमें पता होगा कि हमने ये चीज करनी है, तभी हम उसके रिगार्डिंग क्या कर पाएंगे, स्टेप्स को मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद आता है मेथड, तरीका। मेथड का मतलब क्या होता है, तरीका, कि जो हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये प्रोसीजर बनाया एक शर्ट बनाने का, कि हम पहले कपड़ा लेके आएंगे, उसका कॉलर लगेगा, बटन लगेगा। अब वो बटन कैसे लग रहा है, हाउ, वो बटन लगने का तरीका क्या हम चूज कर रहे हैं, क्या उसको मशीन की हेल्प से लगा रहे हैं या लेबर की हेल्प से लगा रहे हैं, क्या उसको लोग लगा रही है, मशीनरी लगा रही है। तो या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, दैट इज अवर मेथड। और कौन सा चूज करेंगे, जो मोस्ट सूटेबल होगा, जिससे हमारी कॉस्ट,
हमारा टाइम, हमारे रिसोर्सेज कम से कम क्या होंगे, यूज होंगे। तो मेथड में क्या है, मैनर, वे, टेक्निक, तीनों सेम है, नेम अलग अलग है। इन विच टास्क हैज टू बी डन, वो हमने जो टास्क हमने देखा है वो कैसे करना है, किस मैनर से करना है, दैट इज अवर मेथड। वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर, अभी जैसे मैंने बोला कि बटन लगाने वाला स्टेप कैसे करना है, प्रोसीजर का एक स्टेप कैसे करना है। सिलेक्ट मोस्ट सूटेबल वन, जिसमें टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज कम से कम हो, जल्दी जल्दी हो जाए और हमारी जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। लास्ट आता है रूल्स। रूल्स का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स कि ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी, व्हाट इज टू बी डन और व्हाट इज नॉट टू बी डन। कि हमने उन्होंने बोला कि नो स्मोकिंग, कंपनी में स्मोक नहीं करना है, तो अगर आप करोगे तो आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। अगर उन्होंने बोला कि स्कूल में एंटर होने का टाइम कितना होता है आपका 7:50 की, 7:50 अगर बच्चा आ गया तो ठीक है, 7:55 आ गया तो उसको फाइन लगेगा या कुछ होगा, कुछ भी होगा। तो रूल का मतलब क्या है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन। मोस्ट रिजिड वन, मोस्ट रिजिड, फ्लेक्सिबल इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल कौन सा है, पॉलिसी। मोस्ट फ्लेक्सिबल कौन सा है, पॉलिसी, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया, कोविड आया था, तो कोविड के अकॉर्डिंग हमें अपनी पॉलिसी को क्या करना पड़ा था, चेंज करना पड़ा था। तो मोस्ट फ्लेक्सिबल का मतलब है कि अगर कोई चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी भी चेंज होगी। लेकिन रूल का मतलब क्या है, मोस्ट रिजिड, एक बार जो रूल बन गया उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। हम बहुत लंबे टाइम के बाद अगर हमें करने की जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं, लेकिन बार बार हम उसमें ऑल्टरेशंस नहीं कर सकते। पेनल्टी फॉर वायलेशन, अगर हम उसको वायलेट करेंगे तो क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। गाइड फ्यूचर बिहेवियर, जो हमारा पेनल्टी है वो क्या करता है, गाइड द मैनेजरियल एक्शन, हमारा एक्शन कैसे होगा, मैंने अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, वो पॉलिसीज को पढ़ के, गाइडलाइंस को पढ़ के मुझे पता लगेगा कि ये गाइडलाइंस है, इसके अकॉर्डिंग मुझे अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, एक्शन करना है। लेकिन रूल क्या गाइड करता है, फ्यूचर बिहेवियर। अगर हमने बोला कि कंपनी में आने का टाइम 8 बजे है, तो अगर कोई बंदा 8 बजे नहीं आ रहा, 9 बजे आ रहा है, डेली 9 बजे आ रहा है, तो मतलब कि हम बोलेंगे कि उसका बिहेवियर गाइड कर रहे हैं हम, कि वो पंक्चुअल नहीं है, उसका फ्यूचर बिहेवियर गाइड करा जा रहा है। तो आपको हर प्लान के ये 3-3, 4-4 कीवर्ड्स करने हैं। बुक निकालो, नोटबुक निकालो, इसको रिटर्न डाउन करो, मार्क करो, क्योंकि जब आपको पेपर में ये चीज आएगी, आपको इन्हीं में से केस स्टडी में वर्ड्स दिखेंगे, और अगर इन्हीं वर्ड्स को आप देखोगे तो आप इजिली क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको बाई चांस डायरेक्ट भी आ रहा है, वैसे तो आता नहीं, लेकिन अगर डायरेक्ट आ भी रहा है कि एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड मेथड एज स्टैंडिंग यूज प्लान, तो आपको ये वर्ड्स लिखने जरूरी हैं। जब तक आप ये चीज नहीं लिखोगे तब तक एग्जामिनर आपको नंबर अलॉट नहीं करेगा। तो आपको अगर डायरेक्ट आ रहा है तो भी ये चीजें लिखने की जरूरत है, और अगर केस स्टडी आ रही है तो भी आप तभी उसमें से आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर इन सब के आपको कीवर्ड्स आपने अच्छे से अपनी बुक में मार्क कर रखे हैं या फिर रिटन डाउन कर रखे हैं। तो अभी साथ साथ वीडियो देखो और साथ साथ लिखो, ताकि आपको सुन भी रहे हो और आपको याद भी रह रहा है लिखने से। तो आपको इसको चारों टाइप ऑफ प्लान्स के कीवर्ड्स को अच्छे से करना है। उसके बाद हमारे पास आता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज में सिर्फ 2 ही है, एक आता है आपके पास प्रोग्राम, एक आता है आपके पास बजट। प्रोग्राम का मतलब होता है कि जहाँ पे हर एक प्लान इंक्लूड है, डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ एवरी प्लान, मतलब एवरी टाइप ऑफ प्लान, हर एक प्लान की डिटेल्ड स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा इवेंट है, या हमने कोई इवेंट प्लान करना है, बहुत बड़ा इवेंट प्लान करना है, या बहुत बड़ा एक मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, या क्या हमारा एंटरटेनमेंट सोर्स है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए बजट भी डिसाइड होगा, उसके लिए रूल्स भी बनाए जाएंगे, पॉलिसीज भी बनाई जाएगी, प्रोसीजर भी फॉलो करा जाएगा, मेथड, उसको करने का तरीका भी आइडेंटिफाई करा जाएगा। तो वो चीज जिसपे ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, दैट इज प्रोग्राम। डिटेल्ड स्टेटमेंट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ प्लान्स, डिटेल्ड स्टेटमेंट कंटेनिंग माइन्यूटेस्ट। माइन्यूटेस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी डिटेल ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज की हर एक डिटेल किसमें लिखी होती है, प्रोग्राम में होती है। माइन्यूटेस्ट डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, एवरीथिंग, हर एक चीज के रिलेटेड हर एक चीज यहाँ पे क्या होगी, मेंशन होगी।
बजट आपको नेम से पता लग रहा है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू फॉर द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हम जब बोलते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट बजट है ना, गवर्नमेंट सरकार अपने इकोनॉमिक से पढ़ा होगा गवर्नमेंट बजट, कि हम एस्टिमेटेड ईयर, नेक्स्ट एस्टिमेटेड ईयर के लिए हम एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को क्या करके चल रहे हैं कि हमारा इतना खर्चा होगा और हमारी इतनी इतनी इनकम्स होगी। तो हम हर साल अपना बजट क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हर साल अपने बजट में कुछ चीज़ें रिमूव करते हैं, कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ कंपनी। तो हम अपनी क्या करते हैं, बजट में क्या होगा, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा। ऑफ कोर्स एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो परसेंटेज फॉर्म में हो सकता है 10% सेल बढ़ानी है, इतने परसेंट सेल बढ़ानी है, न्यूमेरिकल टर्म में होगा। और हम बजट को कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। बजट को कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बजट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इजिली कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल हमने 2 करोड़ का बजट रखा था, तो हमें ये चीज़ें कम पड़ गई, ये चीज़ें हमें गलत कर दी, ये चीज़ें हमें और करनी चाहिए थी। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल हमारी इतनी इनकम हुई थी, हमें अगर 2 करोड़ का बजट लेके चले थे हम, तो उसमें से 1.5 करोड़ हमारी इनकम भी हुई थी, 1 करोड़ हमारी इनकम हुई थी। तो उस अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करके हम नेक्स्ट ईयर का बजट सेट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर का 3 करोड़ रख लो। ठीक है, तो बजट को हम कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं क्योंकि कंपेरेबल ईजी हो जाता है। फोरकास्ट करते हैं हम अपने एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को आगे आने वाले टाइम के लिए कि कितने हमारे खर्चे होंगे और कितने हमारे रेवेन्यू होंगे, हम एस्टिमेटेड लेके चलते हैं बजट के अंदर। तो टोटल आपके पास 8 टाइप ऑफ प्लान्स है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, जो ना ही सिंगल में आते हैं ना ही स्टैंडिंग में आते हैं। पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, बजट हमारे स्टैंडिंग में आते हैं। प्रोग्राम एंड बजट हमारे सिंगल में आते हैं। अगेन मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि अगर केस स्टडी में आपको क्वेश्चन आता है तो आपको इन 8 का नाम लिखना है, ना कि इन दोनों का नाम लिखना है। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये स्टैंडिंग है, ये सिंगल है, लेकिन आपको जो नंबर अलॉट होने इन 8 को लिखने के ही होने हैं। एंड इसके कीवर्ड्स को आप लिख लो। आई होप आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स इजी समझ में आ चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करा करो। और अगर कोई भी डाउट है पूरे प्लानिंग चैप्टर में, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।